हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीश गुप्ता और आज के इस एपिसोड में हम रिट्स के नए आईपीओ ब्रुकफील्ड रिट्स पे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये रिट्स का फर्स्ट आईपीओ है, इससे पहले भी माइंड स्पेस और एम्बेसी का आईपीओ आ चुका है इन 2020 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। आज के इस एपिसोड में हम आईपीओ के डिटेल्स, ब्रुकफील्ड की फाइनेंशियल स्टेटस, ब्रुकफील्ड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में लास्ट में ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट ये सब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रुकफील्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिट्स के बारे में बताना चाहता हूं। एक्चुअली में रिट्स जो है एक प्रकार से ट्रस्ट है। रिट्स का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक्चुअली में क्या होता है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट है, तो म्यूचुअल फंड में जिस तरह से पैसा कलेक्ट होता है, पूल होता है और पैसा कलेक्ट होता है, उसी तरह रिट्स में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ग्रुपिंग करके फंडिंग करते हैं और फिर कहीं पे कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेस कर लेते हैं या किसी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं जहां पे डेवलपमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे सपोज करिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो उस इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है उसको प्रॉपर्टी को वो रेंट पे दे देंगे तो उनकी इनकम बन जाएगी, या उस प्रॉपर्टी को वो सेल ऑफ कर देंगे तो उससे उनको जो प्रॉफिट आएगा वो जितने भी इन्वेस्टर्स उस ग्रुप में हैं वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी यही होता है। म्यूचुअल फंड में भी आप कलेक्ट करते हैं और फंड मैनेजर को हैंड ओवर कर देते हैं, तो फंड मैनेजर अपनी स्किल्स के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो अमंग द इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब देखिए, रिट्स जो है वो एक प्रकार से, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक प्रकार से फिक्स्ड इनकम की तरह होते हैं, और फिक्स्ड इनकम होने की वजह से इसको अपन इक्विटी या शेयर से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। इसको उसी एसेट क्लास से कंपेयर करना होगा जिस एसेट क्लास में ये डील करते हैं, मींस एक फिक्स्ड इनकम में। फॉर एग्जांपल एफडी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं या आप इसको कमोडिटीज से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह एफडी में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, सिमिलरली कुछ हद तक आपको रिट्स में भी एक सिमिलर रिटर्न्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ रेंटल इनकम। एक रेंटल इनकम होती है जिसकी वजह से आपको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होने लगती है, इसीलिए हमको इसको फिक्स्ड एसेट क्लास से कंपेयर करना चाहिए। ये हुई रिट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आइए ब्रुकफील्ड पर, ब्रुकफील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्रुकफील्ड के पास ऑलमोस्ट 22 मिलियन स्क्वायर फीट के लैंड हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसको उन्होंने ऑफिस रेंट्स, ऑफिस पार्क, सेलुलर बिल्डिंग्स, होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऐसे कई जगह पे यूज किया हुआ है जहां से इनको मोटी इनकम आती है। और ये जो ग्रुप है ये पूरे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। प्राइस जो है वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करता है। सपोज करिए कि किसी वजह से इनके रेंटल इनकम में कुछ इशू आ जाता है जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, या प्रॉपर्टी जो है वो जिस रेट पे ये सेल ऑफ करना चाहते हैं उस रेट पे सेल ऑफ नहीं हो पा रही है, तो उनके इस तरह से प्रॉफिट्स पे और मार्जिन्स पे प्रेशर आता है और इसी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा। कंपनी के पास 4 सिटी ऑफिसेज हैं, नोएडा, मुंबई, कोलकाता और गुरुग्राम में। कंपनी की जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑलमोस्ट 92% या उससे भी ज्यादा है। टीसीएस, बार्कलेज, एसेंचर ऐसे बड़े नाम क्लाइंट हैं इनके। तो ये हुआ कंपनी का बेसिक प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंस पे। सबसे पहले हम इसकी टोटल एसेट पर बात कर लेते हैं। तो जहां 2018 में इनका जो टोटल एसेट था वो 4893 करोड़ का था, वहीं 2019 में ये बढ़कर समवॉट अराउंड 5043 करोड़ का हो गया और 2020 में इसका जो जंप देखने को मिला वो 5136 करोड़ का मिला। मींस ऑलमोस्ट सीएजीआर जो है वो 4.84% से ग्रो हुआ। अब कंपनी की टोटल लायबिलिटीज पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो कंपनी की टोटल लायबिलिटीज थी वो 2018 में 7512 करोड़ की थी, जो कि 2019 में बढ़कर 7540 करोड़ की हो गई और 2020 में
वही बढ़कर 7,597 करोड़ की हो गई। यानी लाइबिलिटीज में भी 0.56% का जंप देखने को मिला सीआरजी बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू पर, टोटल इनकम पर। तो FY18 में जहां इनकम जो है वो 866 करोड़ की थी, वही 2019 में बढ़कर 929 करोड़ की हो गई और 2020 में 981 करोड़ की हो गई। अप्रोक्सीमेट 6.49% का CAGR जंप देखने को मिला इनके टोटल इनकम में। अब टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं। इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल एक्सपेंस में जहां FY18 में 697 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया था कंपनी ने, वहीं 2019 में ये बढ़कर 875 करोड़ का हो गया और 2020 में ये बढ़कर 1189 करोड़ का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा का जंप लिया एक्सपेंसेस में। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। इन फिगर्स को भी बहुत अच्छे से देखिएगा। FY18 में जहां पर कंपनी ने 161 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, इमीडिएटली 2019 FY19 में इस कंपनी ने 15 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इनकर किया और अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी 15 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। बट हमारे पास 2020 का हाफ ईयर का भी डेटा अवेलेबल है, जहां पर कंपनी को अप्रोक्सीमेट 74 करोड़ का लॉस हो चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए और ये जंप देखिए, जहां प्रॉफिटेबिलिटी में आपको सिर्फ 6.5% के आसपास अप्रोक्सीमेट CAGR का जंप देखने को मिला था, वहीं एक्सपेंसेस में जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट 31% का जंप दिखाया। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ये बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी के बिजनेस में है तो थोड़ा फाइनेंसिंग कॉस्ट वजह से ऐसा हो जाता है, बट इतना बड़ा जो गैप है वो जस्टिफाई नहीं होता कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिर्फ 6.5% की रहे और जो आपका एक्सपेंसेस है वो 31% की हो जाए। और इसलिए मैं कह रहा था ये डेटा को जरा ध्यान से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के EPS की। तो जहां कंपनी का EPS 2018 में ऑलमोस्ट 7000 से भी ज्यादा था, वहीं 2019 में इसमें बहुत बड़ा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और ये जो है -151 रुपीज पे आ गया। तो देखा आपने कि प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंसेस के बीच में मिसमैच था। प्रॉफिट्स जो हैं वो भी काफी ऊपर नीचे हुए, एक बार एक फाइनेंशियल में प्लस में थे, फिर सेकंड फाइनेंशियल में डाउन हुए, फिर थर्ड फाइनेंशियल में फिर प्लस हुए और फोर्थ फाइनेंशियल के हाफ ईयर में ही। चलिए ये तो हो गई फाइनेंस की बात। अब कर लेते हैं डिस्कस IPO पर, IPO की डिटेल्स पर। कंपनी ऑलमोस्ट 3800 करोड़ का IPO लेके आ रही है और फ्रेश IPO है। प्रमोटर्स को अपना कोई भी स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं OFS के थ्रू। कंपनी का IPO 3 फरवरी 2021 से ओपन होगा और क्लोज जो होगा वो 5 फरवरी 2021 को होगा। कंपनी का अलॉटमेंट डेट 11 फरवरी को फिक्स किया गया है, जबकि लिस्टिंग डेट जो है 17 फरवरी को रखी गई है। कंपनी का प्राइस बैंड 274 से 275 रुपीज फिक्स किया गया है और लॉट साइज जो है वो 200 शेयर्स की है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 1 लॉट परचेस करना है, मिनिमम 200 शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे और वो मिनिमम एप्लीकेशन जो होगी वो अप्रोक्सीमेट 55,000 रुपीज की होगी। और यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है, इसलिए आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन मल्टीपल ऑफ 200 शेयर्स। तो ये था कंपनी का डिटेल, कंपनी के IPO डिटेल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स। और कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपने देखा काफी इनस्टेबिलिटी है। कंपनी एक बार प्रॉफिट में आई है, फिर नेगेटिव नंबर जनरेट किए, फिर प्रॉफिट में आया और फिर नेगेटिव नंबर हाफ ईयरली में है। और अर्निंग पर शेयर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुए हैं, 7000 से सीधे -151 रुपीज पे आ गए हैं। थर्ड पॉइंट कंसिडरेबल ये है कि जो इनका एक्सपेंस और जो अर्निंग्स हैं उनके जो मिसमैच है, उसमें जो गैप है वो काफी बड़ा है। जहां टोटल इनकम में सिर्फ 6.5% का CAGR से ग्रो कर रहे हैं, वहां पे एक्सपेंसेस में इन्होंने ऑलमोस्ट 31% का जंप किया है। देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है और मार्केट कई बार बहुत नेगेटिव नंबर होने के बाद भी बड़ा थम्स अप दे देता है। इसलिए लिस्टिंग के हिसाब से और फाइनेंशियल को देखते हुए लिस्टिंग पे पैसा बने ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लिस्टिंग का मतलब है, लिस्टिंग गेन का मतलब है कि आपको 25 या 30% या उससे ऊपर का जंप मिले। बट अगर मार्केट कंडीशन डिटोरिएट होती है, अगर कुछ गड़बड़ होती है
तो यहां पर जो लिस्टिंग गेन्स हैं वो इतने नहीं होंगे, इसलिए इस कंपनी को लिस्टिंग गेन से अवॉइड करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, वर्थ है कि नहीं है। अगर कुछ होगा वर्थ ऐसा लगेगा तो फिर अपन डेफिनेटली उसमें भी कुछ सोच इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग ब्रुकफील्ड रेट्स आईपीओ। बट मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जिससे भी कंसल्ट करते हैं प्लीज आप उनसे एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में कम्युनिकेट कीजिए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट इन्वेस्टिंग। बाय बाय एंड थैंक यू।